नमस्कारम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं रितु झा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था वर्ण के बारे में, और बहुत डिटेल में मैंने बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के पिछली वीडियो देख लें। और उसी का मैंने कहा था कि मैं आपको परिभाषा भी लिखवा दूंगी अच्छे से डिटेल में। तो ये परिभाषा मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने कॉपी में लिख सकें और आपको समझने में काफ़ी आसानी हो। तो एक बार मैं रिवीजन कर देती हूँ इसका कि वर्णमाला, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी हम जो लिखते हैं अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ह्रस्व दीर्घ क ख ग घ अंग च छ ज, इस तरह से जो हम लिखते हैं एक क्रम में जो लिखते हैं पूरा अक्षर स्व तक, उसी को कहते हैं वर्णों का माला, यानी वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वही वर्ण कहलाता है। और वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। भाषा जो हम बोलते हैं उसकी सबसे छोटी इकाई, हमारी बोली की सबसे छोटी इकाई है ना, उसे वो कहते हैं हम वर्ण। यथा मतलब होता है जैसे, जैसे उदाहरण हम लोग मतलब जैसे कहते हैं ना, जैसे अ आ ह्रस्व ई, मतलब उदाहरण एक तरह से है ना। कोई भी जब हम चीज पढ़ते हैं तो उसका एक जैसे लिखते हैं, जैसे में कुछ होता है, तो उसी तरह से यथा शब्द जैसे को क्या कहते हैं हम, यथा कहते हैं संस्कृत में, ठीक है। तो अ आ ह्रस्व ई उतना लिखा नहीं मैंने, क कोहलन चौहलन ठोहलन इत्यादि कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये वर्ण जो है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और वर्ण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मैंने बोला था व्यंजन वर्ण इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहले है स्वर वर्ण के बारे में हम जान लेते हैं। तो आज हम लोग स्वर वर्ण के बारे में ही काफी डिटेल में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्वर वर्ण जो है, जिस मूल ध्वनि के उच्चारण में, मूल ध्वनि मतलब मूल ध्वनि छोटी सी ध्वनि, छोटी ध्वनि है ना, जिस मूल ध्वनि के उच्चारण में यानी बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, यानी अगर हम कुछ बोलते हैं तो बोलने में किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे ही हम स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे यथा, जैसे अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व दीर्घ री ऋड़ी लिड़ी ए ऐ ओ औ, ठीक है। ये हो गए स्वर वर्ण। तो आप लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो में बताया था ऋड़ी और लिड़ी आपके लिए नए होंगे। संस्कृत वर्णमाला में इन्हीं दोनों को रखा गया है, अंग और अह को हटा दिया गया। अंग और अह को कुछ और कहते हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो ये जो होते हैं स्वर वर्ण, ये सब सारे क्या हैं, स्वर वर्ण है, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, 13। क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो ये हमें पता होना चाहिए। आप गिनती करके देखेंगे तो आपको 13 मिल जाएगी। तो ये स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। और आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अपने कॉपी में लिख सकें, यानी तो आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब जो है स्वर वर्ण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं आगे बताती हूँ आपको कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे कहीं कहीं पे 3 प्रकार में कुछ तीसरा जो प्रकार होता है वो जो किसी बुक में कुछ और देखने को मिलता है, किसी बुक में कुछ और देखने को मिलता है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगी क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो स्वर वर्ण जो मैंने बताया भी कि जिसको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है, वही होता है स्वर वर्ण, ठीक है। तो स्वर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हर्ष स्वर, हर्ष स्वर, ठीक है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं कि जिसको बोलने में, जिस स्वर वर्ण को बोलने में एक मात्रा का समय लगे, जिस स्वर वर्ण को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, तो जिस स्वर वर्ण को बोलने में मात्र
एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर। मतलब काफी कम समय जिसको बोलने में लगे उसको कहते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर के अंतर्गत आता है अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, री और लिड़ी। तो हर्ष स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 5। हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। तो हम बोल करके देखें, ओ, आ, ओ को बोलने में कम समय लगाना, आ से आ के मुताबिक। ह्रस्वई दीर्घई, ह्रस्वउ दीर्घउ, री री, लिड़ी, लिड़ी का कोई दीर्घ नहीं होता है। ठीक है, तो ओ आ नहीं, ह्रस्वई दीर्घई नहीं, ह्रस्वउ दीर्घउ नहीं, री रीड़ी नहीं और लिड़ी। उसके बाद तो इनको और किसी कैटेगरी में बांटा गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो स्वर वर्ण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार होता है वो होता है हर्ष स्वर। जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, काफी कम समय लगे, वही होता है हर्ष स्वर। इसको हम इस तरह याद कर सकते हैं कि अ फिर आ नहीं, ह्रस्वई दीर्घई नहीं, इस तरह करके हम इसको याद कर सकते हैं। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। बस यही परिभाषा है जिस स्वर वर्ण को बोलने में एक मात्रा की जगह 2 मात्रा का समय लगे। आप बिल्कुल इसी को लिख सकते हैं, और एक मात्रा की जगह 2 मात्रा का समय लगे, वही होता है दीर्घ स्वर। अब 2 मात्रा का समय लगे मतलब अ से ज्यादा समय लगे, तो अ से ज्यादा समय किस में लगेगा बोलने में? आ में लगेगा। ह्रस्वई से ज्यादा दीर्घई में लगेगा, ह्रस्वउ से ज्यादा दीर्घउ में, री से ज्यादा रीड़ी में। लिड़ी का कोई दीर्घ स्वर नहीं होता है। तो इस तरह से हम इसको हर्ष और दीर्घ स्वर को याद भी रख सकते हैं। जैसे मानिए हम अ आ लिख लेंगे तो अ के बाद ह्रस्वई, ऐसे भी बोलते हैं ह्रस्वई, हर्स्व, है ना, उच्चारण में भी आता है ह्रस्वई। ठीक है, हर्ष स्वर आ रहा है, हर्ष स्वर हुआ ये ह्रस्वई। फिर ह्रस्वउ, है ना, हर्स्व बोलते भी हैं ह्रस्वउ। फिर ये री, लिड़ी। तो ये जो 5 है वो क्या है? हर्ष स्वर हैं। और फिर 4 ये आ, दीर्घई, दीर्घउ और रीड़ी, ये 4 जो है वो क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसको याद करने का काफी आसान तरीका है और आप समझ भी गए होंगे मेरे ख्याल से कि अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, री और लिड़ी हर्ष स्वर हैं। आ, दीर्घई, दीर्घउ और रीड़ी जो है वो दीर्घ स्वर हैं। अब ए, ऐ, ओ, औ, कहीं कहीं पे किताब में, बहुत सारी किताबों में देखने को मिलता है कि तीसरे में जो है वो संयुक्त स्वर को रखा गया, संयुक्त स्वर। कहीं कहीं पे पुलुत स्वर देखने को मिलते हैं। पुलुत स्वर में है कि जिसको बोलने में 3 मात्रा का समय, यानी कि हर्ष और दीर्घ से कुछ ज्यादा समय लगे, उसको कहते हैं पुलुत स्वर। उसके अंतर्गत जैसे हो गया ओम, है ना, ओम, इस तरह से ओम लिखते हैं, इस तरह से भी देखने को मिलता है ना, इस तरह से ओम लिखते हैं। तो ये जैसे बोलने में ज्यादा समय लगा तो इसको पुलुत स्वर के अंतर्गत रखा गया। और संयुक्त स्वर के अंतर्गत जो है वो ए, ऐ, ओ, औ, इनको रखा गया। ये 4 जो हैं उनको संयुक्त स्वर कहा गया। इसको दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जो होते हैं उसकी संख्या 4 होती है, और कहीं कहीं पे 8 भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि दीर्घ स्वर को ए, ऐ, ओ, औ भी कहा गया, यानी कि आ, दीर्घई, दीर्घउ, रीड़ी, ए, ऐ, ओ, औ। आप काफी किताबों में देखेंगे कहीं पे आपको 8 दिखेंगे दीर्घ स्वर, कहीं पे आपको 4 ही दिखेंगे। तो मैंने इसलिए आपको दोनों ही बता दिया, क्योंकि आ, दीर्घई, वैसे तो ये 4 ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, बस बहुत सारी किताबों में देखने को मिलते हैं ऐसे कि ए, ऐ, ओ, औ को भी दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन रियली में ये ए, ऐ, ओ, औ जो है ये है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, आखिर इसको संयुक्त स्वर क्यों कहा गया? ये इसलिए संयुक्त स्वर कहा गया, जब मैं आपको कभी संधि पढ़ाऊंगी आगे चल करके तो उसमें काफी डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ के बारे में, इसको संयुक्त स्वर क्यों कहा गया, इसके बारे में काफी डिटेल में दिया गया। संयुक्त मतलब क्या? 2 का मिलना, संयुक्त होना। 2 का जो मिलेगा तभी तो संयुक्त होगा। तो संयुक्त स्वर जो होते हैं मतलब स्वर में भी संयुक्त होते हैं और व्यंजन में भी संयुक्त होते हैं। व्यंजन में भी मैं आपको बताऊंगी, उसमें संयुक्त व्यंजन होते हैं, इसमें संयुक्त स्वर, क्योंकि स्वर वर्ण है, स्वर के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए स्वर वर्ण। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे तो व्यंजन वर्ण, है ना, संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ को इसलिए कहा गया क्योंकि ए जो है वो अ और ह्रस्वई,
अ और ह्रस्व इन दोनों के मिलने से बनते हैं ए। ठीक है, तो उसी तरह से ये सब दो वर्णों यानी दो स्वर के ही मिलने से बनते हैं, दो स्वर के मिलने से बनते हैं, इसीलिए इसको संयुक्त स्वर कहा गया। दो स्वरों के मिलने से जो बनते हैं इसलिए इसको संयुक्त स्वर कहा गया है। ठीक है, जब मैं आपको कभी संधि पढ़ाऊंगी ना तो उसमें इसके बारे में काफी अच्छे से जिक्र किया गया है, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये हो गए स्वर के तीन प्रकार, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। कहीं कहीं पे पुलुत स्वर भी देखने को मिलते हैं बहुत सारे किताबों में। तो पुलुत स्वर का यही परिभाषा होता है, बस दो के जगह तीन मात्रा लिख देना है कि जिस स्वर वर्ण को बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है उसे पुलुत स्वर कहते हैं। कहीं कहीं पे आपको ये जैसे ओम मैंने लिखा, कहीं पे हे राम हे श्याम इस तरह से भी संबोधित किया जाता है कि जिसको बुलाने में पुकारने में भी पुलुत स्वर का प्रयोग किया जाता है। वैसे उतने डिटेल में मैंने भी कई किताबों में देखा था तो ओम शब्द का ज्यादा उसमें प्रयोग किया गया है। यानी ये जैसे तीन मात्रा इसमें हुए ना, ओ ये थ्री के जैसा और ये मो हलंत है ना, तो ये हो गए पुलुत स्वर। ठीक है, तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुत स्वर या फिर संयुक्त स्वर, तो ये सब जो होते हैं ये स्वर के प्रकार होते हैं। अब मैं आपको व्यंजन वर्ण के बारे में बताती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया स्वर वर्ण के बारे में, उसके प्रकार के बारे में, तो अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में कुछ जानते हैं। जैसा मैंने पहले बताया हुआ है कि जिस मूल ध्वनि के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी इसको बोलने में, व्यंजन वर्ण को बोलने में हमेशा किसकी सहायता ली जाती है? स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, यानी अ आ इन सब की सहायता ली जाती है, उसे ही कहते हैं व्यंजन वर्ण। तो मैंने स्वर का भी प्रकार बताया जो कि तीन प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और संयुक्त या फिर पुलुत। कहीं संयुक्त कहीं पे पुलुत आपको देखने को मिलेंगे। तो व्यंजन वर्ण भी जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये पांच वर्ग जो है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा गया क्योंकि जब इसका उच्चारण होता है तो ये किसी न किसी को स्पर्श करते हैं। मतलब जैसे क ख ग का उच्चारण होता है तो ये क ख कंठ से उच्चारण होता है। च वर्ग च छ ज झ, यानी कि हम जब उच्चारण करते हैं ना, कभी तालु, कभी मूर्धा, कभी कंठ, कभी दंत, तो इस तरह से जो है कुछ ना कुछ ये मतलब हमारी मुंह में जो भी बनावट है उसकी मदद लेते हैं, यानी किसी ना किसी चीज को ये स्पर्श, जैसे प फ ब भ बोलते हैं, प फ यानी होठ ओठ का मदद लेते हैं, त थ द बोल के देखिए, त थ दांत का मदद लेते हैं ना। तो इसको बोलने में जो है हमेशा कोई ना कोई मतलब हमारे मुंह में जो भी हैं वो मदद करते हैं बोलने में, है ना कहीं स्पर्श होता है। क ख बोलते हैं तो स्पर्श होता है। च छ आप बोल करके देखिए, च छ ट ठ त थ प फ, यानी ये जो है हमारा मुंह का जो बनावट है अंदर, हम जब बोलते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ स्पर्श हो रहा है, तो इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, क ख ग घ अंग। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हलंत लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि व्यंजन की यही पहचान है कि उसमें हलंत लगा हुआ रहता है। च छ ज झ या ट वर्ग ट ठ ड ढ मुदंत न, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। तो स्पर्श व्यंजन क्या हो गए कि स्पर्श मतलब किसी न किसी चीज को स्पर्श करते हैं बोलने के टाइम में, हमारे मुंह में जो भी हैं स्पर्श करते हैं, तो इसलिए इसको स्पर्श के अंतर्गत इसको रखा गया। अंतःस्थ मतलब होता है बीच में, अंतःस्थ व्यंजन मतलब बीच में, यानी अंतःस्थ के बाद एक और है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन स्पर्श और ऊष्म के बीच में रहता है ये अंतःस्थ, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहा गया है। बीच में इसका अर्थ है, आप लोग देखेंगे भी तो अंतःस्थ का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, अंतःस्थ मतलब स्थित है कहाँ? बीच में, इन दोनों के बीच में। इसके अंतर्गत आते हैं य र
ल वो। ऊष्म के अंतर्गत आते हैं तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और हो। तो ऊष्म से तो पता ही चल रहा है, ऊष्म मतलब हमारे मुंह से जो वायु निकलते हैं, ध्वनि निकलते हैं, इसलिए इसको ऊष्म के अंतर्गत रखा गया। तो श, श, स, ह जब आप बोल करके देखें तो आपके मुंह से कुछ हवा निकलेगा, है ना, ध्वनि मतलब कुछ ना कुछ वायु निकलती है हमारे मुंह से, इसलिए इसको ऊष्म के अंतर्गत रखा गया। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत ये 5 वर्ग आते हैं। ठीक है, ये 5 वर्ग आते हैं। अंतःस्थ वैसे भी प फ ब भ म के बाद य र ल व ही आता है ना, हम जब आप तो पढ़े हुए हैं। तो य र ल व क्या हो गया, अंतःस्थ हो गया ऊष्म, तालव्य श, मूर्धन्य स, दंत स, ह। तो इस तरह हम इसको याद रख सकते हैं कि पवर्ग तक का चीज आता है स्पर्श के अंतर्गत, उसके बाद य र ल व तक आता है अंतःस्थ, और ऊष्म के अंतर्गत आता है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह। ये जो लास्ट के अक्षर होते हैं इसको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। पंचम वर्ण, इसको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, मैंने चर्चा किया था स्वर वर्ण पढ़ाने के टाइम में कि स्वर, संयुक्त स्वर के बारे में मैंने बताया था। तो वो मैंने बोला था कि व्यंजन में भी संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो वहां पे स्वर स्वर का मेल हुआ था, है ना, ए ऐ ओ औ में संयुक्त स्वर स्वर का मेल मैंने बताया था। तो संयुक्त व्यंजन में क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये सब चीज के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो अक्षर बनता है वो क हलंत जोर श हलंत, यानी क और श 2 व्यंजन के मिलने से बनता है। त्र बनता है तो हलंत, र हलंत के मिलने से। ज्ञ बनता है ज हलंत, यो हलंत के मिलने से। श्र बनता है श हलंत और र हलंत। यानी जितना चीज हम देख रहे हैं सारा किससे बन रहा है, व्यंजन वर्ण से बन रहा है, 2 व्यंजनों के, 2 व्यंजन के मिलने से बन रहा है। इसलिए 2 व्यंजन आपस में मिले, इसलिए इसको क्या कहे, संयुक्त व्यंजन। इसको संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। तो स्वर वर्ण 13, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 13 होती है, और व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। आप गिनती करके देख लीजिए। तो इस प्रकार से जो है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के प्रकार यही सब होते हैं। फिर आगे मैं और कुछ पढ़ाऊंगी। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपको दे सकूं और अच्छी अच्छी बात आपको सिखा सकूं। और मैंने कुछ नया करने का सोचा है, क्लास 10th का भी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं बुक तो नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको अभी जल्दी में प्रिपेयर आप कर सकें, आप अच्छे से उसको याद कर सकें, ऑप्शनल क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आते हैं संस्कृत के, तो उसमें मैं आपकी मदद करूंगी। मैंने कुछ बनाया हुआ है कंटेंट, कुछ इकट्ठा किया है मैंने। तो पार्ट 1 से जो है कुछ दिन में आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। मैंने क्लास 10th बिहार बोर्ड का मैंने कुछ बनाया हुआ है वीडियो, जिससे आपको मदद मिलेगी पढ़ाई करने में अपने एग्जाम में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे के नए नए वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।